ये चाहते हैं कि तुम भूखे मरो, ये चाहते हैं तुम गरीब रहो, ये चाहते हैं कि तुम अनएजुकेटेड रहो, ताकि तुम इन्हें अपना मसीहा समझो, इन्हें अपना भगवान समझो और इन्हें बार बार वोट देते रहो, इन्हें जिताते रहो। 38,000 करोड़ रुपए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है और 45,000 करोड़ रुपए फ्री में बांटने के लिए है। जब मैं तुम्हारे एक्सपोजर को कंट्रोल करूंगा, मैं तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करूंगा, मैं तुम्हारे डिसीजन को कंट्रोल करूंगा, मैं तुम्हारे वोट को कंट्रोल करूंगा। और डेमोक्रेसी कहां गई? तेल देने चली गई। सबको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, वोट का अधिकार उन्हें होना चाहिए जो अवेयर होते हैं। मतलब कि सरकार पूरे सोशल वेलफेयर के लिए 25,000 करोड़ रुपए निकालती है और अकेले उसमें से 22 से 23,000 करोड़ लाडली बहन को दे दिए जाते हैं। ये चाहते हैं कि तुम्हारे पास खाने को अनाज ना हो ताकि ये दें और ये तुम्हारे भगवान बने। डेमोक्रेसी तो ये लोग बर्बाद करते हैं, नेता बर्बाद नहीं करते। नेता केवल जनता की छवि होता है। हमारी सोसाइटी के लोग हैं वही मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। किस बात के लिए? कि मैं करप्शन के खिलाफ बोला था। अभी भी हमारे देश में डेमोक्रेसी बची है, ये सवाल आपको आखिरी तक क्लियर हो जाएगा। मैं अभी आपको कुछ फैक्ट और फिगर और डेटा बताऊंगा जिससे कि ये सवाल आप पूछने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या सच में हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है या केवल लोकतंत्र होने का एक नाटक करा जा रहा है। वो ना केवल बीजेपी की बात करूंगा, ना कांग्रेस, बल्कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर जनता को पागल बना रही हैं। डेमोक्रेसी के नाम पर मेजॉरिटेरियनिज्म का एक खेल खेला जा रहा है और जिसके पीछे क्राइम का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान छुपा हुआ है। आपको गरीब रखना, आपको अनअवेयर रखना, आपको अनएजुकेटेड रखना, अनहेल्दी रखना, ये सब उसी क्राइम के हिस्से हैं। देश में क्राइम जो बढ़ता जा रहा है, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, ये सब इसी की वजह से है ताकि आप डेमोक्रेसी तक ना पहुंच पाए। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता से जनता तक और जनता के लिए। लेकिन डेमोक्रेसी में हमारा पार्टिसिपेशन केवल इलेक्शन के थ्रू होता है और वो भी जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन अगर हाईजैक कर लिया जाए तो क्या होगा। जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा त्यौहार पर्व माना जाता है उसे बोला जाता है इलेक्शन। लेकिन अगर वही पर्व कुछ लोगों के हाथ में आ जाए, वो लोग उसे नियंत्रित करने लगे, तो क्या वो सच में डेमोक्रेसी बचेगी? इसे मैं आपको इस डेटा से बताता हूं। 2024 के बाद से बीजेपी ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी शिफ्ट करी है, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव थे उनमें ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी 400 पार जा सकती है। ये खुद का बीजेपी का आंकड़ा था और 400 पार तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी आने की तो उम्मीद बीजेपी को भी थी, क्योंकि राम मंदिर जैसे और कई बड़े बड़े मुद्दों पे बीजेपी ने काम किया था। लेकिन जब रिजल्ट आते तो सब शौक हो जाते हैं कि बीजेपी मेजॉरिटी से भी बहुत दूर होती है। बीजेपी जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी 2014 में और उसके बाद फिर 2019 में, जिसे कि प्रचंड बहुमत बोला जाता है, लेकिन एकदम से बीजेपी इतनी कम हो जाती है कि उसे लोगों का साथ चाहिए होता है, दूसरी पार्टी का गठबंधन चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए। तब बीजेपी थोड़ा अपना फिर एक पॉलिटिकल शिफ्ट करती है। बीजेपी को ये गेम समझ में आ चुका था कि अब आइडियोलॉजी के हिसाब से हम नहीं जीत सकते हैं। आइडियोलॉजी का गेम धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। तब से हमें एक वेव देखने को मिलती है जिसे बोला जाता है रेवड़ी कल्चर की वेव। पहले प्रधानमंत्री मोदी भी, जब केजरीवाल ये सारी योजनाएं नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में खासकर चला रहे थे, तब पीएम मोदी कहते थे कि ये रेवड़ी कल्चर है, मतलब कि फ्री का बांटो, वोट ले लो। लेकिन फिर वही बीजेपी मजबूर हो जाती है इस रेवड़ी कल्चर को प्रमोट करने में, और इसे प्रमोट करते करते बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होती है जो कि रेवड़ी कल्चर दे रही होती है जनता को। अब इसका इम्पैक्ट तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा आंकड़ा बता देता हूँ, नंबर बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में सबसे पहले ये योजना की शुरुआत हुई थी, लाडली बहन योजना, जिसमें कि पहले कुछ रुपए थे, लेकिन अभी 1250 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जाते हैं। यानी कि जो साल में मध्य प्रदेश में केवल लाडली बहन योजना के नाम पर 22,000 से 23,000 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो सोशल वेलफेयर फंड है वो 25,000 करोड़ का है। मतलब कि सरकार पूरे सोशल वेलफेयर के लिए 25,000 करोड़ रुपए निकालती है और अकेले उसमें से 22 से 23,000 करोड़ लाडली बहन को दे दिए जाते हैं। महाराष्ट्र में ये नंबर 45,000 करोड़ का, क्योंकि हर महीने महिला को 1,500 रुपए दिए जाते हैं। ये आंकड़ा अगर अभी भी आपको छोटा लग रहा है, 45,000 करोड़, 22-23,000 करोड़ का, तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का टारगेट है इसे बढ़ाकर 3,000 करना और महाराष्ट्र का टारगेट है इसे बढ़ाकर 2,100 करना। ऐसी योजना दिल्ली में भी चलती है, जहां पर कि महिलाओं को 2,500 रुपए दिया जाता है महिला समृद्धि के नाम पर। जब बिहार में इलेक्शन हुए थे तो डायरेक्ट 10,000 रुपए ट्रांसफर करे गए थे। और ये जितनी स्कीम है ना, इन्हें सोशल वेलफेयर के नाम पे बांट दी जाती है। बिहार में बेरोजगार भत्ता युवाओं को दिया जाता है। मतलब कि इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि तुम बेरोजगार हो और उस बात के तुम्हें सरकार रुपए दे रही है, मतलब एप्रिसिएट कर रही है कि तुम बेरोजगार हो। अब इसका इम्पैक्ट की बात अभी छोड़ते हैं, और ये केवल बीजेपी की बात नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा हो कि ये केवल बीजेपी कर रही है,
अभी बंगाल में चुनाव हुए, 19,000 रुपए दिए गए। तो ये बीजेपी नहीं कर रही है, सारी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। जबकि जहां पर मैं तुम्हें मध्य प्रदेश का बताता हूँ, शायद 600-700 रुपए अनाउंस हुए थे इस योजना जब चालू करी गई थी, और कांग्रेस ने उसे 2,500 अनाउंस करा था, बीजेपी से बहुत ज्यादा। ऐसे महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने उसे बहुत ज्यादा अनाउंस करा था, इन्होंने 1,500 बोली, उन्होंने 2,500 से 3,000 बोला है। हर राज्य में ये देखने को मिला है जहां पर दूसरी अपोजिट पार्टी है, आसपास 2,000, 2,500, 1,500 ऐसे सबने अनाउंस कर रखे हैं। पर बात यह है कि जनता किस पर विश्वास करती है। जनता बीजेपी पर इस वजह से विश्वास कर लेती है क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी पावर में है, स्टेट में भी पहले में बीजेपी पावर में है, तो वो चुनाव से पहले ही रुपए दे देते हैं। अब जनता को लगता है चुनाव के बाद तो पता नहीं क्या होगा, कौन सी पार्टी आएगी, वो अगर कोई दूसरी पार्टी आई वो रुपए देंगे भी नहीं देंगे। इस वजह से बीजेपी पर ट्रस्ट हो जाता है, बीजेपी चुनाव से पहले ही रुपए डालना स्टार्ट कर देती है, और बीजेपी सीटें हमें हर जगह बढ़ी हुई नजर आती हैं। और ये जितनी योजनाएं हैं इनमें सबसे ज्यादा वुमेन्स को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ज्यादातर जो योजनाएं ये वुमेन्स के लिए हैं, तो इससे वुमेन टर्नआउट बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से देखा गया कि वुमेन्स की वोट की वजह से बीजेपी जीतती हुई आ रही है। अब डेमोक्रेसी की बाद में बात कर लेंगे क्योंकि अभी बात करने को बहुत कुछ बाकी है। मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 30,000 से 35,000 करोड़ रुपए एलोकेट करे जाते हैं। होता क्या है कि अगर सरकार 1 रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में डालती है, इसका मतलब कि 1 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न 2.5 से 3 रुपए आता है, और जब जनता को फ्री में बांट दिया जाता है उससे कोई रिटर्न नहीं आता। तो हमें कितना लॉस है वो आप समझ सकते हो। महाराष्ट्र में 38,000 करोड़ रुपए जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैं, और 45,000 करोड़ रुपए फ्री में बांटने के लिए हैं। पूरे देश का आंकड़ा बताना चाहता हूँ, 3 लाख करोड़ रुपए से 3.5 लाख करोड़ जो रुपए हैं वो स्टेट फ्रीबीज में जाते हैं, जो ये सारी फ्रीबीज की बात करें उसमें जाते हैं। प्लस सेंट्रल जो सब्सिडी है उसे अगर मिला देते हो तो ये 7 से 8 लाख करोड़ का नंबर बन जाता है। मतलब ये सेंट्रल की सब्सिडी एग्रीकल्चर में होती हैं, वुमेन्स के लिए भी होती हैं, और जो वृद्ध योजना है उनके लिए, ऐसी बहुत सारी सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। अगर सेंट्रल और सारे स्टेट को मिला दिया जाता है तो ये 7 से 8 लाख करोड़ का नंबर हो जाता है। 2025-26 का जो बजट था सेंट्रल का वो 50 लाख करोड़ का था। उसके हिसाब से अगर ये टोटल फ्रीबीज हम निकालें तो ये 15% ऑफ बजट हमारी होती है। प्लस अगर सेंट्रल और सारे स्टेट का हम बजट जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है 1,20,000 करोड़ का बजट। अगर उसमें से हम ये फ्रीबीज निकाल लें टोटल, तो ये हो जाता है 6.25% हमारे टोटल देश का, मतलब हर राज्य का बजट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अगर हम मिला देते हैं, जो कि लगभग 7 से 8 लाख करोड़ रुपए होता है। और इसमें भी जो चुनावी रेवड़ी है ना, वो 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए है। मतलब कि चुनाव के नाम पर 3 से 3.5 लाख रुपए टैक्स पेयर का ऐसे ही बहा दिया जाता है। तो इससे ये समझ में आया कि जब पार्टीज इतना ज्यादा रुपए डाल रही हैं इलेक्शन में, तो वो इलेक्शन कहीं से भी फ्री और फेयर नहीं रहा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, वो फ्री होने चाहिए। मतलब किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस इलेक्शन के ऊपर नहीं होना चाहिए, और फेयर मतलब साफ और सुथरे तरीके से होने चाहिए, उसमें कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस का यूज नहीं होना चाहिए। और जबकि रुपए के नाम पर हमें वही होता हुआ नजर आ रहा है। एक और थोड़ा इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं जो कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड है। तुम्हें पता है बीजेपी के पास 6,000 करोड़ की संपत्ति और एसेट अलग है, कांग्रेस के पास 800 करोड़ की संपत्ति है, टीएमसी के पास 450 करोड़ की संपत्ति के आसपास है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है एडीआर की 2024 का, जो पूरा हमारा देश का लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें टोटल 3,351 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें से कि अकेले 1,500 करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च करे थे और 620 करोड़ रुपए कांग्रेस ने खर्च करे थे। और इलेक्ट्रल बॉन्ड से बीजेपी को 3,157 करोड़ रुपए मिले थे, अदर पार्टी को 670 करोड़ रुपए मिले थे। यानी कि बीजेपी को बहुत ज्यादा फंडिंग मिल रही है, और मिलना लाजमी भी है क्योंकि बीजेपी सरकार में है, और जो सरकार को फेवर करता है, सरकार उन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए पॉलिसी में फेवर करते हैं, तो वो मिलना लाजमी है, नॉर्मल बात है। लेकिन पता है इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, जब इतने रुपए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मिलने लगते हैं, और जब इतने ज्यादा रुपए चुनाव के प्रचार में खर्च करती है या कोई भी पार्टी खर्च करती है, उसका मतलब क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट वो अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। तुम्हारी पूरी शहर की गलियां, सारे होर्डिंग्स भर चुके होंगे एक पार्टी के इन्फ्लुएंस से, हर न्यूज चैनल पर एक ही पार्टी का दबदबा होगा, और ऐसा तुम्हें देखने को रिसेंट टाइम में मिल रहा है। और जिसका प्रचार ज्यादा होता है, मतलब कि ये जो दुनिया है ना, ये नरेटिव का खेल है, और जिसका जितना बड़ा नरेटिव हो जाता है वही जीतता है। अभी ये तुम्हें लगता होगा कि ये मैं फालतू बात कर रहा हूँ, देखो वही सामान बिकता है ना जो ज्यादातर दिखाया जाता है। अभी तुम अगर टॉयलेट क्लीनर लेने जाओगे तो तुम हार्पिक्स ही खरीदोगे। तुम अगर जाओगे कि 5 रुपए का कोई बिस्किट दे दो, तुम्हारे दिमाग में पार्ले-जी ही आएगा। तुम अगर कुछ ठंडा पीने के लिए जाओगे, पेप्सी या कोला तुम्हारे दिमाग में आएगी।
जिस चीज़ की मार्केटिंग जमकर होती है, मार्केटिंग नेक्स्ट लेवल पर होती है, उसकी ब्रांड आइडेंटिटी बन जाती है। प्रोडक्ट पता है सब बनाते हैं, ब्रांड वो होता है जिसका कि एक परसेप्शन, एक नरेशन लोगों के दिमाग में आ जाता है, वो आता है प्रचार के थ्रू। और ये जो इतने रुपए खर्च हो रहे हैं ना, ये प्रचार पे हो रहे हैं। जिनके पास ज़्यादा रुपए होंगे वो ज़्यादा गाड़ी कर पाएंगे, ज़्यादा रैली कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों को ला पाएंगे, अच्छा मैनेजमेंट कर पाएंगे, बूथ लेवल कनेक्शन अच्छे बना पाएंगे, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे, अपने आइडियाज़ को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा पाएंगे और सर्वे करके उनके दिमाग की बात जानकर उन्हें बेनिफिट दे पाएंगे। अब ये तो हो गई जो रिपोर्ट्स में नॉर्मली बात करी जाती है। जिस पार्टी में गुंडे होंगे, क्योंकि जो पार्टी एकदम क्लीन है, उसके पास कोई भी मसल पावर नहीं है, मनी पावर नहीं है, उनका जीतना असंभव है। क्योंकि जिनके पास रुपए है, उनका क्रिमिनल हिस्ट्री है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो क्या करेंगे, रुपए बांटेंगे। जनता से वोट खरीदे जाते हैं इलेक्शन से पहले। बिहार में एक नेता थे, पप्पू यादव करके हैं शायद, उनकी तो वीडियो भी वायरल हुई थी कि जब वो जनता को रुपए बांट रहे थे। और ये क्राइम होता है, लेकिन हमारे देश में इसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। तो जो जनता है ना, उसे अपने हिसाब से चलाया जा रहा है। कुछ लोग ऊपर टॉप पे बैठे हैं, उनके पास बहुत पैसा, उन्होंने फेंक दिया। एडवर्टाइज करो, तुम मार्केटिंग करो, दबा के करो, इन्हें रुपए चाहिए रुपए बांटो, इन्हें खाने को चाहिए इन्हें खाना दो, दारू चाहिए इन्हें दारू दो, जो चाहिए इन्हें वो सारी चीज़ें दो। और पता है, जिसकी हाइप बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बीजेपी की जो इतनी बड़ी बड़ी रैलीज आती हैं, फ्री में नहीं हो जाती हैं, लाखों करोड़ों रुपए लग जाता है। और जितनी बड़ी रैली होती है तो लोग देखते हैं यार कि इसकी वेव चल रही है, इसे वोट देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लोगों की जो सेंटीमेंट है, लोगों की जो भावना है, उनकी जो मेंटेलिटी है, उसके साथ नहीं खेला जा रहा है। तो यहाँ पर फ्री कहाँ से बचे, फिर फेयर कहाँ से बचे। फ्री और फेयर का मतलब ये होता है कि इंसान अपने हिसाब से चूज करे कि उसे कौन सा लीडर चाहिए। लेकिन अगर मैं तुम्हारे थॉट प्रोसेस को ही कंट्रोल कर लूँ कि मैं हर जितने होर्डिंग हैं, जितने बैनर्स हैं, जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, जितनी चीज़ें हैं जिनसे तुम्हें एक्सपोजर मिल सकता है, वो सब अगर मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, मेरे अलावा तुम्हें कोई और दिखाई नहीं देता है, जाके दिखा दो तुम्हारी औकात हो, किसी और को वोट दे के बताओ। यही बीजेपी अभी कर रही है कि हम अपना जो प्रचार है उसे इतने नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, अपने को बिगर देन लाइफ शो करेंगे कि जनता हमारी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होगी, उन्हें लगेगा हमारी आंधी है, और तो जनता उसी में आकर मिलेगी। ये पूरा एक नरेशन का गेम है। और यहाँ पर तुम्हारी जो फ्रीडम है वो कर्टेल हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, वो तुम्हारे एक्सपोजर से आती है। और तुम्हारा एक्सपोजर बनाया किससे जा रहा है, जो तुम्हारे सोसाइटी में आसपास चीज़ें अवेयरनेस की तुम्हारे पास मौजूद है। और वही जितने एजेंट हैं एक्सपोजर के, अगर मैं उन्हीं को कंट्रोल कर लेता हूँ, फिर तुम्हें एक्सपोजर वही मिलेगा जो मैं चाहूँगा तुम्हें देना। और जब मैं तुम्हारे एक्सपोजर को कंट्रोल करूँगा, मैं तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करूँगा, मैं तुम्हारे डिसीजन को कंट्रोल करूँगा, मैं तुम्हारे वोट को कंट्रोल करूँगा। और डेमोक्रेसी कहाँ गई, तेल देने चली गई। डेमोक्रेसी वहाँ ख़त्म हो जाती है। ये बन जाता है मार्केट का गेम, ये बन जाता है मेजॉरिटी का गेम। ये डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पर यह है कि पहले होता था कि सत्ता राजा की होगी, राजा की कोई जवाबदेही नहीं है। अब भी बिल्कुल वैसे ही है। अब केवल वो राजा बैठ के थोड़ा बिजनेस और सीख चुका है तो वो मार्केटिंग करने लगा है। अब राजा वो होगा जो मार्केट एक्सपर्ट होगा, या जिसके पास बहुत रुपए होगा वो इन्हें हायर कर पाएगा। आज की जो पॉलिटिक्स है ना, वो आइडियोलॉजी की नहीं बची है। आज की पॉलिटिक्स इलीटिज्म की बची है, क्लास की पॉलिटिक्स है ये। मुझे सबसे बेकार फंडा लगता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, कि सबके पास समान वोट का अधिकार है, नहीं होना चाहिए। एक मजदूर आदमी अनपढ़ है, अनअवेयर है, उसे अपनी चॉइसेस नहीं पता है। एक पढ़ा लिखा आदमी है जो कि हाईली लिटरेट है, जिसे पता है देश के लिए क्या बेहतर है। उन दोनों के वोट की पावर एक है। जबकि जो ये हाईली लिटरेट आदमी, इसका डिसीजन ठीक होगा, जो कि देश के पक्ष में होगा, देश को तरक्की देगा, बेहतर बनाएगा। और ये जो आदमी है ना, ये किसी और के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। कोई इसे 500 रुपए देगा, एक पगुआ देगा, ये जाके वोट दे आएगा। दोनों की वोट की पावर समान नहीं होनी चाहिए। सबको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। वोट का अधिकार उन्हें होना चाहिए जो अवेयर होते हैं, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। एक निहारिका चौधरी करके, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, वो जापान का मॉडल समझा रही थी कि जापान में होर्डिंग्स कम लगाई जाती हैं, प्रचार के ऊपर बहुत लिमिटेशंस होता है पॉलिटिशियन के। वो इंडिया में नहीं हो सकता मैडम। आप अगर इंडिया की सोसाइटी को समझते हैं, अगर आप इंडिया की पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं, यहाँ पर अवेयर लोग हैं ही नहीं। डेमोक्रेसी नेता से थोड़ी आती है, डेमोक्रेसी जनता से आती है। और जनता ही जब नेता के तलवे चाटने को तैयार है तो वो डेमोक्रेसी खत्म है ना। फिर नेता तुम्हारे लिए कोई बड़ी डील नहीं है, नेता तुम्हारे लिए विलन नहीं है। विलन हम जैसे लोग हैं हमारे लिए। मुझे पता है, मैंने एक पुलिस वाले का विरोध करा, हालांकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, 3-4 घंटे मुझे थाने रुकना पड़ा था, मेरी थोड़ी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन मुझे आज भी जब मैं कहीं जाता हूँ तो
मुझे दिखता है कि जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं वही मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। किस बात के लिए? कि मैं करप्शन के खिलाफ बोला था। ये फर्क होता है। सोसाइटी का माइंड सेट है गुलाम वाला, और जो सोसाइटी गुलामी स्वीकार कर लेती है फिर उसका क्या कर सकते हो तुम? तो मैंने देखा है लोगों को कि अगर तुम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हो, इनके लिए करप्शन नॉर्मल हो चुका है कि अगर पुलिस वाला रिश्वत लेता है बड़ी नॉर्मल बात है, वो तो उसका अधिकार है। अगर तुम उसके खिलाफ बोल रहे हो तो गलत तुम हो। ये चीज मैंने देखी है, मेरे साथ हुई है। तो ऐसे समाज के लिए फिर तुम क्या कर सकते हो? डेमोक्रेसी तो ये लोग बर्बाद करते हैं, नेता बर्बाद नहीं करते। नेता केवल जनता की छवि होता है। और वही चीज हमें देखने को मिल रही है कि वो इस गवार जनता को, मैं बड़ा क्लियरली बोलता हूँ, मेरी शुगर कोटेड की आदत नहीं है बिल्कुल, जो ये गवार जनता इलिटरेट है, ये उसे और इलिटरेट रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तुम्हारे पास खाने को अनाज ना हो ताकि ये दें और ये तुम्हारे भगवान बने। ये चाहते हैं कि तुम्हारे पास अच्छे मेडिकल हेल्थ केयर ना हो ताकि ये तुम्हें फिर प्रोवाइड कराएं, 5-6 लाख रुपए कवर दें, सरकारी अस्पताल दें ताकि तुम इन्हें वोट दो, ये तुम्हारे भगवान बने। ये चाहते हैं कि तुम भूखे मरो, ये चाहते हैं तुम गरीब रहो, ये चाहते हैं कि तुम अनएजुकेटेड रहो ताकि तुम इन्हें अपना मसीहा समझो, इन्हें अपना भगवान समझो और इन्हें बार बार वोट देते रहो, इन्हें जिताते रहो। ये इनकी चाल है। ये चाहते हैं कि रेप बढ़ते रहे, ये चाहते हैं कि करप्शन होते रहे, जबकि ये चाहे तो उसे रोक सकते हैं। लेकिन अगर रोक देंगे तुम इन्हें भगवान मानना बंद कर दोगे। अगर तुम पढ़ जाओगे तो इन्हें भगवान मानना बंद कर दोगे, इन्हें वोट देना बंद कर दोगे, और वो इनके लिए फेवर में नहीं है। इसीलिए ये तुम्हें गुलाम रखना चाहते हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी गुलामी स्वीकार कर चुके हैं।